दोस्तों लास्ट वीक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नया इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अलायंस फॉर्म हुआ जिसे AUKUS कहा जा रहा है। इस अलायंस को न्यू कोल्ड वॉर के क्लियर साइन की तरह भी देखा जा रहा है। 21st सेंचुरी में USA और चाइना के बीच बढ़ती हुई मिलिट्री और पॉलिटिकल टेंशन्स को अक्सर सेकेंड कोल्ड वॉर या न्यू कोल्ड वॉर का नाम दिया जाता है। इस न्यू कोल्ड वॉर को लेकर यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी ECFR ने यूरोपियन यूनियन के 12 देशों में एक सर्वे कराया जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों जब यूरोपियन सिटीजन से पूछा गया कि वो न्यू कोल्ड वॉर के बारे में क्या सोचते हैं तो रिस्पॉन्ड करने वाले 85% लोगों का मानना था कि चाइना और USA के बीच कोल्ड वॉर डेफिनेटली डेवलप हो रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है और वो ये कि ज़्यादातर यूरोपियंस ये तो मानते हैं कि USA और चाइना के बीच कोल्ड वॉर की सिचुएशन है, लेकिन अपने खुद के देश को इसका हिस्सा नहीं मानते। सिर्फ 15% लोगों का ही मानना था कि उनकी कंट्री डेफिनेटली या फिर प्रोबेबली चाइना के साथ कोल्ड वॉर में इंगेज्ड है, जबकि 59% का बिलीव है कि उनकी कंट्री इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि यूरोप के लोग अपने देश को न्यू कोल्ड वॉर का पार्ट नहीं मानते, लेकिन यूरोपियन यूनियन को जरूर इसका पार्ट समझते हैं। 31% लोगों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन चाइना के साथ कोल्ड वॉर का हिस्सा है, मतलब कि वो न्यू कोल्ड वॉर की सिचुएशन में यूरोपियन यूनियन को USA के एलाई की तरह देखते हैं। इस सर्वे के रिजल्ट्स की क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, आइए अब हम उनको समझते हैं। दोस्तों सर्वे से एक बात तो क्लियर है कि यूरोपियन कंट्रीज के सिटीजन्स खुद को न्यू कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं मानते। इसका मतलब हुआ कि USA और EU के रिलेशंस को चाइना के अगेंस्ट अलाइन करके देखना वहाँ के पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट होगा। यूरोप और ट्रेडिशनल ट्रांस अटलांटिक अलायंस के बीच इस डिवीजन के पीछे कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल है उनको समझना जरूरी है। सबसे पहला रीजन है कि कोल्ड वॉर सिनेरियो जिसमें वेस्ट को ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट यूनाइटेड दिखाया जाता है वो आज के यूरोपियन व्यूज से मैच नहीं करता। आज मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियंस चाइना को उनकी वे ऑफ लाइफ के लिए थ्रेट नहीं मानते, जबकि फर्स्ट कोल्ड वॉर के समय उन्हें डर था कि कहीं उनके यहाँ भी टोटलिटेरियन रूल एस्टैब्लिश ना हो जाए। लेकिन आज के पॉलिटिकल इवेंट्स को यूरोपियंस इस तरह से जज नहीं करते। ECFR के पोल में ज़्यादातर लोगों का मानना था कि किसी पॉलिटिकल रेजिम का नेचर कोविड-19 जैसे पैंडमिक या क्लाइमेट चेंज पर उस गवर्नमेंट के फेलियर या सक्सेस को एक्सप्लेन नहीं करता। यहाँ तक कि ग्लोबल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करने के इशू पर भी सिर्फ 50% ही मानते हैं कि डेमोक्रेसीज का कंट्रीब्यूशन ऑटोक्रेसीज से ज़्यादा होता है, जबकि 36% का बिलीव है कि रेजिम के टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हुआ कि यूरोप के सिटीजन्स अब ऑटोक्रेसी को इतना बड़ा खतरा नहीं मानते कि वो उसको कन्फ्रंट करने के लिए कोल्ड वॉर में इंगेज हो जाएं। दूसरा डिवीजन ये देखा जा रहा है कि यूरोपियंस के बीच इस बात को लेकर एग्रीमेंट ही नहीं है कि कोल्ड वॉर सच में कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है भी या नहीं। 20th सेंचुरी के कोल्ड वॉर के समय यूरोप के लोग सोवियत टैंक या फिर न्यूक्लियर होलोकॉस्ट जैसी सिचुएशन से प्रोटेक्शन के बदले में खुद की प्रायोरिटीज को रीअरेंज करने के लिए तैयार थे। लेकिन कुछ ही यूरोपियंस को लगता है कि चाइना से उन्हें ऐसा कोई खतरा हो सकता है। सिर्फ 5% यूरोपियंस का ही ये ओपिनियन है कि चाइना इस समय दुनिया को रूल कर रहा है। आज जब यूरोपियंस से ये पूछा जाता है कि उनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, तब वो ग्रेट पावर्स पर फोकस नहीं करते, बल्कि यूरोप की पब्लिक के हिसाब से आज के समय में पावर काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज्ड है। मतलब उनके अकॉर्डिंग आज के वर्ल्ड में नॉन स्टेट एक्टर्स, कंपनीज और सुपर रिच इंडिविजुअल्स मिलाकर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बनाते हैं। इसलिए भी वो चाइना को एक थ्रेट की तरह नहीं देखते। तीसरा इशू है जियोग्राफी का। यूरोपियंस के लिए रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा रियल है। USA और चाइना के बीच क्लैश की ग्लोबल डायमेंशन हो सकती है, लेकिन ये यूरोप के लिए लोकल नहीं है। जैसे कि फर्स्ट कोल्ड वॉर के समय USSR के साथ क्लैश था, उस समय कन्फ्रंटेशन का मेजर थ्रेटर यूरोप के देश ही थे, लेकिन न्यू कोल्ड वॉर की सिचुएशन में कन्फ्रंटेशन का मेजर थ्रेटर एशिया में होने की संभावना ज़्यादा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि न्यू कोल्ड वॉर को लेकर USA और यूरोप के बीच आइडियोलॉजिकल यूनिटी का अब्सेंस दिख रहा है। इसके साथ ही इस बार यूरोप के अपने नेबरहुड में कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, जिसकी वजह से आज अलायंसेस को लेकर यूरोपियंस का ओपिनियन
काफ़ी अलग दिख रहा है। जहां कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर के समय यूरोप के देशों के लिए सोवर्निटी का मतलब था अपने पसंद के अलायंस को ज्वाइन करना, वहीं आज यूरोप के देश अपनी सोवर्निटी को शो करने के लिए अलायंसेस से अलग जाते दिख रहे हैं। ECFR की रिसर्च के हिसाब से यूरोपियन सिटीजन्स भी यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी अलाइज के साथ जॉइंट एक्टिविटी की जगह अलग खड़ा होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ECFR के ही 2019 में हुए एक पैन यूरोपियन पोल के हिसाब से भी मेजॉरिटी यूरोपियंस का कहना था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में वो न्यूट्रल रहना प्रेफर करेंगे। इसका मतलब हुआ कि न्यू कोल्ड वॉर की सिचुएशन में अगर USA और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को जॉइंट अलायंस बनाना है तो पब्लिक ओपिनियन इसके अगेंस्ट में रहेगा और सोसाइटल कंसिक्वेंसेस के अभाव में यूरोप की पॉलिटिकल क्लास के लिए USA का साथ देना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में न्यू कोल्ड वॉर को लेकर यूरोप में क्या सिचुएशन होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी के ट्रेंड्स को देखते हुए इतना जरूर कह सकते हैं कि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में USA के लिए यूरोप के साथ अलायंस बनाना एक चैलेंज जरूर साबित होगा और शायद इसीलिए न्यू कोल्ड वॉर के लिए USA कुछ नए अलायंसेस बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, चाहे फिर वो रिसेंट AU-KUS अलायंस हो या फिर क्वाड अलायंस। अब देखना ये होगा कि USA और उसके अलाइज आने वाले समय में चाइना को काउंटर करने के लिए और क्या स्टेप्स ले सकते हैं। साथ ही न्यू कोल्ड वॉर को लेकर यूरोपियंस के ओपिनियन में क्या कोई चेंज देखने को मिल सकता है। वेल, ओनली टाइम विल टेल अस दिस। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।